हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। मैं दोस्तों आपके खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा। दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर पाता हूँ, मैं ताकि अपने फैक्ट पे रहता हूँ। दोस्तों अभी तक जो आपके साथी हैं या कोई भी हैं हमारे साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद में उनको चाहे यूपीएससी हो या पीसीजे हो या बिहार जुडिशरी हो या किसी भी स्टेट का जुडिशरी हो, जो उनके लिए जो है बहुत ही फ़ायदे, बहुत ही मुफीद, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले। दोस्तों मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा कि शेयर करिए। आपको पसंद ना आए तो लाइक डिसलाइक जरूर करिए। दोस्तों मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ कि आप डिसलाइक भी कर दे तो मैं घबराऊंगा, आप लाइक भी कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इससे घबराने के साथ में ज़रूरी नहीं है। दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा पे बना रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से मैं कि पूरे के पूरे MCQ जितने भी है मैं इस पर लोड कर दूँ। एवरीवन दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब टॉपिक पे बात करता हूँ। ये टॉपिक प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी आपको टोटल कितने प्रैक्टिस सेट आपको बताए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस सेट जो है टोटल जो हम बताएंगे आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और उसके बाद में यानी टोटल 3250 जो है क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद में मैं आपको HGS का भी अलग से सेट MCQ कराऊंगा। उसके बाद में मैं यूपी पीसीजे के लिए या बिहार APO के लिए अलग अलग MCQ लोड करूंगा। एवरीवन दोस्तों मैं अब अपने टॉपिक पे बात करता हूं। टॉपिक ये है सिविल प्रक्रिया संहिता। अब ये सिविल प्रक्रिया संहिता है और पहला सवाल है मुजरा से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है? मुजरा से रिलेटेड है। और मुजरा से रिलेटेड है तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो है मुजरा, अब देखिए पहला है मुजरा, आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर। मुजरा संबंधी नियमों को लागू होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। यानी मुजरा संबंधी नियमों लागू होने के लिए कौन सी शर्त जो है आवश्यक है। तो अब मुजरा के लिए क्या होना चाहिए भैया? धन की वसूली के लिए होता है, ठीक है। धनराशि को अनिश्चित हो, जो धनराशि है उसकी क्या निश्चित होना है। धनराशि वैध रूप से वसूली योग्य होना चाहिए। उत्तर डी है उपरोक्त में सही, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है 711 की बात करता है। CPC 7 ऑर्डर 7 कायदा 11 यानी रूल 711 वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है। तो वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है जहां वो 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया। अगर 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया वहां उस कंडीशन में वाद पत्र नामंजूर कर सकता है। जहां वाद हेतु प्रकट ना हो, जहां कार्यावस्था न प्रकट हो तो वहां जो है खारिज कर दिया जाएगा। अनुतोष का मूल्यांकन कम से कम किया जाना, जो अनुतोष का मूल्यांकन है जो वैल्यू है उसको कम किया जाना। आदेश 7 नियम 9 का अनुपालन करने में असफल रहना, जो आदेश 7 है नियम 9 का अनुपालन करने में असफल रहना। उपरोक्त में सभी स्थितियों में, तो आंसर ई है उपरोक्त में सभी उपस्थितियों में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाद पत्र नामंजूर किए जाने पर वादी को उपलब्ध उपचार है। अगर जो है प्लेंट है वो नामंजूर किया जाता है तो वादी को जो है क्या उपचार है। तो तीसरा का जो आपका ऑप्शन है, तीसरा का जो है A और B क्या कर सकता है? अपील कर सकता है और नया वाद ला सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है और नया वाद लग सकता है। उपरोक्त में से C सही है, ठीक है। अब बात करते हैं पत्र दावे का प्रभाव। चौथा क्या कह रहा है? पत्र दावे का प्रभाव। तो पत्र दावे का प्रभाव क्या है? प्रत्यय दावाद यानी क्रॉस सूट को प्रभाव को समय करना होता है, ठीक है। उत्तर यानी इसका जो है A सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जहां 2 या 2 से अधिक वादीगण है और 2 या 2 से अधिक वाद हेतु को वहां नियम है कि क्या है? जहां 2 या 2 से अधिक वादीगण है और 2 वाद हेतुक है वहां नियम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है तो 5 का जो आंसर होगा वो डी है। क्या है?
ऐसे वाद हेतु का एक ही वाद में संयोजन किया जाएगा। जहाँ दो या दो से अधिक वाद हैं, ऐसे वाद का है एक ही हित है, तो उस वाद को एक साथ जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जहाँ केवल एक ही वादी दो या दो अधिक प्रतिवादीगण हो और वाद हेतुक हो। जहाँ वादी केवल एक ही हो और दो या दो अधिक प्रतिवादीगण हो, वहाँ वाद हेतुक का वहाँ क्या होगा। तो 6 का जो क्या है, यही उल्टा सवाल है। 6 का भी वादी उन प्रतिवादीगण के बीच वाद हेतुक को संयोजित कर सकता है। जो वादी है उन वादियों को जो प्रतिवादियों को बीच क्या कर सकता है, वो जोड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोई भी डिग्री किसी भी आवेदन पर तब तक आपत्ति नहीं किया जाएगा जब तक, कोई भी डिग्री किसी भी आवेदन पर तब तक आपत्ति नहीं किया जाए जब तक, और 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर ए होगा, उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार को ना दी गई हो। तब तक आपत्ति नहीं की जाएगी जब तक उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार को ना दी गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं 8। प्रतिवादी एक पक्षीय डिग्री को आपस करने के लिए आवेदन दे सकता है। जो प्रतिवादी है एक पक्षीय डिग्री को आपस करने के लिए आवेदन दे सकता है। कितने दिन में, 8 का जो है कितने दिन एक पक्षीय डिग्री आपस करने के लिए आवेदन दे सकता है। तो डिग्री पारित की तिथि से 30 दिन के भीतर, तो डिग्री पारित की तिथि से 30 दिन के भीतर जो है आवेदन कर सकता है डिग्री आपस करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आदेश 3 नियम 1 के अंतर्गत क्या है। आदेश 3 नियम 1 के अंतर्गत पक्षकारों की उपसमझात के संबंध में उपबंध किया गया है कि इसके अनुसार न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। तो न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है, तो 9 का क्या होगा, 9 का डी होगा, उपरोक्त सभी द्वारा, यानी समय पक्षकार द्वारा, अपने मान्यता अभिकर्ता द्वारा, उपसंजात हुआ आवेदन करने वाले अधिवक्ता द्वारा। ठीक है, 3 नियम यही कहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है। अब मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है तो इसमें क्या है, कौन सा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है, तो हम देखेंगे जो है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है तो मुख्तारनामा धारण करने वाला व्यक्ति भी अभिकर्ता होता है, अनप्राधिकृत अभिकर्ता ये भी अभिकर्ता होता है, सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी अभिकर्ता होता है, कोई भी अन्य व्यक्ति ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर की गई तामील ऐसे प्रभावी होते हैं मानो क्या होगा, समय क्या होगा, 12 क्या होगा, सॉरी 11 क्या होगा, 11 का जो है सी, 11 का क्या कह रहा है सी, वो समय पक्षकार पर ही की गई हो, क्या हो, वो समय पक्षकार पर की गई हो। अब बात करते हैं 12 है प्लीडर की नियुक्ति कब तक के लिए की जाती है। जो प्लीडर है उसकी नियुक्ति कब तक की जाती है। अब 12 के जो कहता है जब तक प्लीडर द्वारा वापस न ली जाए, जब तक प्लीडर द्वारा वापस न ली जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है 13 क्या कहता है, 13 ये कह रहा है कि 13 क्या कह रहा है, 13 प्लीडर की नियुक्ति के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। जो प्लीडर है नियुक्ति के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। अब गलत उत्तर का चयन करना है, आपको ध्यान देना है, गलत उत्तर का चयन करें, यानी जो है 13 का जो गलत उत्तर का चयन करना है तो सी कहता है ऐसे नियुक्त शपथ पत्र द्वारा की जाएगी, यह गलत है। ठीक है, ये सी गलत है। ऐसे नियुक्त विशेष या साधारण से हो सकेगा। ठीक है, ऐसे नियुक्त मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसे नियुक्त जो है प्रमाणित पत्र न्यायालय में फाइल की जाएगी, जिसे वकालतनामा कहा जाता है। अब देखते हैं 14 क्या कहता है, पक्षकारों की तरफ से मान्यता प्राप्त अभिकर्ता उपसंजात आवेदन के क्यों कार्य कर सकेगा। तो 14 क्या कह रहा है, 14 का ए आदेश 3 नियम 2 के अंतर्गत कर सकेगा। ठीक, प्लीडर की नियुक्ति का उपबंध कहाँ दिया गया है, 15 कहाँ दिया गया है, 15 का सी आदेश 3 नियम 4 के अंतर्गत बताया गया, प्लीडर नियुक्ति के बाद बताया गया है। अब बात करते हैं गलत उत्तर बताइए, फिर गलत उत्तर बताइए, तो गलत उत्तर बताइए 16। तो गलत उत्तर है वाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए, ये भी सवाल सही है। वाद पत्र इसे नियुक्त न्यायालय अधिकारी के पास दाखिल भी हो सकता है, ये भी सही है। वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल करना चाहिए, ये भी सही है। वाद पत्र विशेष न्यायालय में दाखिल करना चाहिए, विशेष न्यायालय नहीं वाद, ये गलत है। ठीक है,
यही गलत आंसर है डी। सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें 17 का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर का चयन करना जो है क्या है, वादपत्र के आदेश 6 और नियम 7 नियम का अनुपालन होना चाहिए। वादपत्र में आदेश 6 एवं 7 का नियमों का अनुपालन होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, गलत उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गलत उत्तर का चयन करें। तो गलत कौन है इसे देखना है। तो 18 का जो है सी है, ऐसी प्रविष्टि उच्च न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित की जा सकेगी। यानी न्यायालय वादों को प्रविष्टि सिविल वादों रजिस्टर कराएगा। ऐसी प्रविष्टि हर वर्ष उसी क्रम में संख्याकित होगी और ऐसी प्रविष्टि महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब 19 देखते हैं, सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। यानी प्रत्येक वाद पत्र में शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। न्यायाधीश अपने निवास पर कार्य करते समय पर्चा स्वीकार कर सकता है। वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 20 का। अब 20 में क्या कह रहा है, वाद पत्र संस्थित करने का संबंध का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो वाद पत्र संस्थित करने का संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है, 20 का जो है आदेश 26 धारा 26 एवं आदेश 4 में दिया गया है। ठीक है, धारा 26 एवं आदेश 4 में दिया गया है। अब वाद पत्र सम्यक रूप से संस्थित किया जाएगा, कहाँ दिया गया है इस बारे में। तो 21 का क्या कह रहा है, 21 का डी है। क्या है, 21 का डी, ए और बी दोनों। यानी जब वाद 2 प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए और आदेश 6-7 अंतर्विष्ट अनुपालन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अभिवचन से अभिप्रेत क्या है। अभिवचन से अभिप्रेत क्या है, तो 22 है। तो 22 का क्या होगा, डी होगा, ए और बी। ए और बी अभिवचन मतलब हो तो वाद पत्र होता है और लिखित कथन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 23, अभिवचन का नियम नहीं है। अभिवचन का नियम नहीं है। 23 में क्या कहता है, 23 का ए है, तथ्य एवं विधि का अभिवचन करें। तथ्य एवं विधि का अभिवचन, विधि का ना करें। 23 का जो है ए है, तथ्य का करें, विधि का अभिवचन ना करें। ये सही नियम नहीं है। केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें, तथ्य तथा अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं। केवल अभिवचन संक्षेप में होना चाहिए, ये बात सही, ये नहीं, ये सही नहीं है। ठीक, अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। 24, अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो क्या दिया जा सकता है, 24 का जो है बी, 24 का बी, आदेश 6 नियम 17। अब बात करते हैं अभिवचन में संशोधन मंजूर करना होता है। तो अभिवचन में संशोधन मंजूर करना होता है 25 का ए है, न्यायालय के विवेकाधिकार पर है। न्यायालय के विवेकाधिकार पे है। अब बात करते हैं 26 क्या कह रहा है, न्यायालय अभिवचन संशोधन की अनुज्ञा दे सकता है जहाँ ऐसे संशोधन, यानी 26 का जो है डी होगा, उपरोक्त में सभी न्याय के हित में हो, पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए आवश्यक हो, विरोधी पक्षकार की क्षति नहीं हुई पहुँचता हो। 27 का सही उत्तर दीजिए। अब 27 का सही उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है, न्यायालय अभिवचन में संशोधन की अनुज्ञा नहीं कर सकेगा। तो 27 का जो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जब संशोधन के आवेदन विचार प्रारंभ होने के पश्चात किया गया हो, जबकि वो पहले से उठा सकता हो, जहां संशोधन से वादी का वाद पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा, आवेदन सद्भावपूर्वक नहीं दिया गया हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अभिवचन में संशोधन की इजाज़त के बाद अभिवचन संशोधन कर लिया जाना चाहिए। तो 28 का क्या है, 28 का जो है क्वेश्चन नंबर सी है, ए और बी दोनों। आदेश द्वारा परिसीमित समय के भीतर, कोई परिसीमित समय न होने के पर आदेश की तारीख 14 दिन के भीतर। अब बात करते हैं सही सम्मिलित कीजिए। तो सही सम्मिलित कहाँ 29 में है, तो 29 में है डी, अभिवचन को काट दिया जाना चाहिए, 6 नियम 18। अब बात करते हैं कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोटों को सही से दर्शाइए। अब मुजराई है, मध्यवर्ती लाभ है, आकिंचनवाद है, जीवन निर्वाह भत्ता है। तो इसका सही कौन सा है, तो कोट नंबर जो है
इसका जो है कौन सा है आप देखेंगे 30 का जो है 30 का क्या होगा 30 का बी है यानी 1 के 3 यानी 1 के 3 यानी मध्यवर्ती लाभ मुजराई कहाँ होगा तो पतवादी दावे के बीच में मुजराई जो है कहाँ होगा पतवादी जो है पतवादी दावे की वादी और दावे के साथ संयोजन करना। ठीक है, अब बात करते हैं बी मध्यवर्ती लाभ। तो मध्यवर्ती लाभ कहाँ जाएगा ए के बी के 4 मध्यवर्ती लाभ दोषपूर्ण कब्जे रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति को लाभ यानी मध्यवर्ती लाभ जो है क्या होगा दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति का लाभ। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि सी के 2 यानी अकिंचनवाद। तो अकिंचनवाद का जो है तात्पर्य किससे होगा अकिंचनवाद का 2 बिना कोर्ट फीस के वाद अपील लाने के अनुज्ञात व्यक्त होता है। और डी के क्या कह रहा है तो डी का जो है 1 यानी जीवन निर्वाह भत्ता। तो डी को 1 क्या कहता है जीवन निर्वाह भत्ता में यानी दीवानी कारागार निर्णय विरुद्ध के लिए क्या कर सकेगा अज्ञातधारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले राशि दे सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य के तौर पर दिया जा सकता है। अब बात करता है मेडिकल एविडेंस का अभिसाक्ष्य के तौर पर दिया जा सकता है 31। तो 31 में ये कह रहा है कि ए धारा 291 के अंतर्गत क्या दिया गया है 291 के अंतर्गत दिया जा सकता है। कौन सी धारा दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करती है कौन सी धारा करती है धारा 300। ठीक है, अब बात करते हैं 33 है सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर उपयोग में ला सकेगी। तो 33 का क्या है सरकारी वैज्ञानिक जो है विशेषज्ञ की रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर उपयोग में ला सकेगी। तो 33 का क्या है 33 का बी है धारा 293 के अंतर्गत। कौन सा धारा 293 के अंतर्गत। अब बात करेंगे 34 में जो क्या कर रहा है धारा 293 के अंतर्गत निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को लागू होगी। तो 34 क्या लागू होंगे 34 जो है 34 है 34 के ई होंगे उपरोक्त में से सभी यानी सरकारी को कोई रासायनिक परीक्षक विस्फोटक नियंत्रण सरकारी सीरम वैज्ञानिक निदेशक हाफकिन संस्थान मुंबई। अब 35 देखते हैं कौन सी धारा के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। अब 35 में है कि कौन सी धारा जो है अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। तो 35 का है 35 का ए है धारा 313। कौन सी धारा 313। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से दस्तावेज का औपचारिक सबूत नहीं है। औपचारिक सबूत नहीं किस केस में कहा गया 36 में औपचारिक सबूत नहीं 36 में जो है क्या 36 का डी उपरोक्त सभी औपचारिक सबूत नहीं है। FIR नहीं है पोस्टमार्टम नहीं है पहरीर नहीं है उपरोक्त में सभी नहीं है। और 37 देखते हैं जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है जहाँ किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहाँ ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ी जा सके प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो 37 का कहाँ दिया गया है 37 का सी दिया गया धारा 294 में दिया गया है। कहाँ दिया गया धारा 294 में दिया गया है। इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित समक्ष में किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है 38 का जो क्वेश्चन है डी क्या है उपरोक्त में सभी कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक कार्यपालिका मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर नोटरी। ओके, अब बात करते हैं शपथ पत्र पर जो है शपथ ग्रहण का प्रावधान कहाँ दिया गया है 39। तो 39 का सी है धारा 297 के अंतर्गत। कहाँ दिया गया धारा 297 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अवलेखित करने का उपबंध है। तो धारा 280 में है। कहाँ है 280 में है। ठीक है, ए दंड प्रक्रिया संहिता के पूर्वदोषित को साबित करने के संबंधित कौन सा प्रावधान दिया गया है 41 में कौन सा दिया गया है तो सारा सी दिया गया धारा 298। अब बात करते हैं
अभियुक्त को गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? 42। तो 42 का जो है बी है धारा 299। 42 का बी है धारा 299। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? तो इसका 43 का क्या होगा? 43 का डी। 43 का डी है कि अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर ये सामान्य नियम है। अब 44 का डी, 44 का डी, ठीक है, 44 डी को लौटने के लिए, यानी डी को लौटने के लिए ए, बी और सी पर विचार चला एवं न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर इन्हीं आरोपीगण पर डकैती का आरोप लगाकर विचार किया जा सकता है? 44 का क्या कहेंगे आप? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? 44 का ए, हाँ किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 45 दंड प्रक्रिया संहिता। 45 क्या करा है? दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति को जिसकी एक बार दोषित अथवा दोषमुक्त हो चुकी उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है, दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। तो 45 का क्या होगा? 45 का बी। 45 का क्या होगा? बी होगा धारा 300। ठीक है, अब बात करते हैं 46 बी को घोर उपहास कारित करने के लिए ए को विचारण किया जाता है, ये दोषित किया जाता है कि ए तत्पश्चात बी मर जाता है। 46 का क्या होगा? तो 46 का क्या होगा आप बताइए? तो 46 का जो है ए होगा, क्या होगा? आपराधिक मानववध के लिए ए को पुनः विचारण किया जा सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार में न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिवाच करते हैं। लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही, सेशन न्यायालय में ही अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है 47 का जो है उत्तर है ए है, केवल फर्स्ट सही है, केवल क्या है? फर्स्ट ही सही है। फर्स्ट क्या है? लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 48 है। 48 क्या कह रहा है कि ए और बी सी की साधारण उपपाद कारित करने के लिए धारा 323 के लिए आरोपित किया गया मामले का समन कर दिया गया था और दोनों अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया गया। बाद में ए और बी द्वारा कार्य क्षतियों के कारण सी मर गया। ए बी को विचारित किया जा सकता है। 48, अब 48 क्या कह रहा है? 48 का जो है क्या किया जा सकता है? तो यानी ए और बी जो है सी के साधारण उपहास कारित करने के लिए धारा 323 के लिए आरोपित किया गया था तीनों को। अब उसके बाद समन कर दिया गया, दोनों अभियुक्त को जो है क्या नाम है दोषमुक्त कर दिया गया। बाद में ए और बी द्वारा कारित जो है चोट से सी मर गया। ए बी को विचार किया जा सकता है। तो ए बी जो है उत्तर इसका बी है, यानी आपराधिक मानववध के अपराध के लिए उसका विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 49 अभियोजन संचालन की अनुज्ञा मजिस्ट्रेट दे सकता है। 49 अभियोजन संचालन के लिए मजिस्ट्रेट अनुज्ञा दे सकता है। किसको दे सकता है? 49 के बताइए। निरीक्षक पद के नीचे पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को, लोक अभियोजक को, सहायक लोक अभियोजक को, पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक को। तो 49 का क्या होगा? 49 का जो है उत्तर है ए। 49 का जो उत्तर है ए है, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक बना सकता है। 50 अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत उपलब्ध है? दोस्तों ये लास्ट सवाल है, अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत उपलब्ध है? 50 का है। तो 50 का जो क्वेश्चन है, 50 का जो क्वेश्चन है कौन सा आंसर है? 301, 302, 303, 305। तो बताइए 50 का सी 303 है। ठीक, 50 का क्या है? सी है, 303 है। अब दोस्तों मैं आपसे यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।